चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है हमारे इकोनॉमिक्स का वो आपको देखने को मिलेगा। क्या है भाई, देखना एक एक करके। ठीक है, इसमें आप लोग को आंसर क्यों नहीं मिला है ना अभी तक? आंसर क्यों मिल रखा है? तो इकोनॉमिक करंट अफेयर में अगर देखा जाए, विच 5 ईयर प्लान ऑब्जेक्टिव इन इंडिया वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय द गैडगिल फॉर्मूला। गैडगिल फॉर्मूला कौन सा भाई बताओ? फोर्थ 5 ईयर प्लान सही आंसर है। फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान किया गया था उसका कौन सा मॉडल का नाम क्या था, कोई बताएगा? फर्स्ट का हेराल्ड डोमर या हैरोल्ड डोमर मॉडल जिसको बोलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दूसरा क्वेश्चन है व्हेन वाज आरबीआई एस्टैब्लिश। तो ये भाई सुप्रीम क्वेश्चन है, कितना? 1935। कौन से डेट को भाई? 1 अप्रैल 1935। कौन से अधिनियम के तहत? 1934, 1934 के अधिनियम के अनुसार जो है वो किया गया था। यहाँ पर एक बात और रख लीजिएगा याद, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। मतलब अगर बोला जाए राष्ट्रीयकरण हुआ था या फिर बोला जाए नेशनलाइजेशन हुआ था। नेशनलाइजेशन कब हुआ था आरबीआई का? 1949 में। अगर कोई बोला जाए कि कोई बता पाएगा कि इसको कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन से, हाँ, यंग हिल्टन कमीशन के रिकमेंडेशन से आरबीआई का गठन हुआ था। तो यंग हिल्टन कमीशन याद रखना यहाँ पर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अगर देखा जाए, पूरा स्कीम विच इन्वेजन्स द प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज। मतलब पूरा का फुल फॉर्म कोई बताए? योजना का ग्रामीण शहरों, मतलब क्या, जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की परिकल्पना करती है कि पहली बार वकालत की गई थी। बताइए भाई। प्रोग्राम फॉर अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, याद रखिएगा। प्रोग्राम फॉर अर्बन एमिनिटीज मतलब शहर का जो सुविधा है वो हम गांवों तक पहुंचाएं। वो एक तरीके से किसके द्वारा? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा पहली बार ये इनके द्वारा ये बात बोली गई थी, याद रखिएगा। पूरा फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, प्रोग्राम फॉर अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, ठीक है, रूरल एरियाज। क्लियर हो गया? आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो हमारे पास क्या? फोर्थ, नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट। राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस तरीके को छोड़कर सभी तरीके से की जाती है? तो 3 तरीके से की जाती है भाई। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा? एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। दूसरा इनकम मेथड, आय विधि। और तीसरा होगा प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं उसको हम लोग, क्या, मूल्य वर्धित विधि, या फिर एक तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पाद विधि। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा? सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर खर्चे वाले में आ जाएगा। मतलब सभी व्यय का योग, सभी आउटपुट का योग, सभी बचत का योग। और बचत का योग होगा क्या? नहीं, बचत के हिसाब से है। आउटपुट का मतलब उत्पाद, हाँ, आउटपुट का मतलब उत्पाद होता है। ठीक है, तो याद रखना है। क्लियर? तो सभी बचत का योग, उसके हिसाब से कभी भी राष्ट्रीय आय को निकाला नहीं जाता है। आगे अगर देखा जाए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज फॉर्मरली नोन एज इंपीरियल बैंक। ये तो आइडियल क्वेश्चन है भाई। अब 1 रुपी नोट बेयर्स अ सिग्नेचर, 1 रुपया का नोट पर हस्ताक्षर होता है, किसका होता है? सचिव वित्त मंत्रालय। सचिव का होता है जो वित्त मंत्रालय को एक तरीके से हेड कर रहे होते हैं। वैसे वित्त मंत्रालय में देखो सचिव सचिवालय से रिलेट करता है, याद रखना। सारे सचिव कहाँ बैठते हैं? सचिवालय, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेक्रेटेरिएट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर नाबार्ड स्टैंड फॉर, नाबार्ड का अर्थ क्या है या फिर नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है भाई? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, कब हुआ था भाई? 1982। कौन से कमिटी? शिवरमन कमेटी। 1982 में। और सेबी का फॉर्मेशन 88 में। बस ये याद रखिएगा, सेबी का 1988 में और 1982 में नाबार्ड का फॉर्मेशन हुआ था शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन से।
तो ये भी याद रखना है थोड़ा सा। आगे अगर देखा जाए कौन सा हो गया, 7वां, 8वां देखते हैं। 8वां में क्या बोला गया, अभी हमने बताया भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गॉट नेशनलाइज्ड। राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1949 में। 1947 में क्या हुआ, हम लोग आजाद हुए। ठीक है। हाउ डज एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कृषि किस प्रकार भारतीय या फिर भारतीय औद्योगिक को एक तरीके से आगे बढ़ाता है, बताइए भाई। सभी विकल्प, सभी विकल्प सही है। कृषि किस तरह से भारतीय उद्योग या फिर औद्योगिक विकास को बढ़ाती है। पहला, औद्योगिक उत्पादन के लिए बाजार खोलकर, ये तो काम करती है भाई। औद्योगिक विकास तभी संभव है जब आपका प्राइमरी सेक्टर, जब आपका प्राथमिक क्षेत्र सही तरीके से काम करे, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेगा तो क्या आपका जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र है, ठीक है, या उत्पाद है, वो हो सकता है क्या। बिना आलू के आलू का चिप्स कैसे होगा। ठीक है, समझो बात को, क्लियर। दूसरा है भाई, प्रोवाइडिंग अ फूड एंड क्लोथिंग टू द लेबर। फूड और क्लोथ, अब भाई फूड खाना कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से। क्लोथ भी कहाँ आता है, एग्रीकल्चर से। अब बोलो एग्रीकल्चर में क्लोथ कैसे आएगा, कॉटन के उत्पादन, कॉटन का उत्पादन, जो भी सारे कपास वगैरह या जो कपड़े में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, जैसे इंडिगो डाई होती है, कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से, तो वो भी होगा। बाई सप्लाइंग रॉ मटेरियल, कच्चे माल का भी करता है, मतलब इनमें से सभी होगा। दिए गए सभी विकल्प सही है। ठीक है, अगर इसमें नन ऑफ दिस रहता तो कौन सा मारते हैं, ये बताइए। तो हम लोग कच्चे माल को, सही बात। तब हाँ, तो मजदूरी को भोजन, मतलब मजदूरों को भोजन और कपड़े उपलब्ध कराता कौन है, एग्रीकल्चर सेक्टर तो करा रहा है, और कौन करा रहा है। ठीक है, भोजन का मतलब होता है हमारा जो निकलता है खास करके जमीन के ऊपर से, तो हम लोग ये बात समझ के चलना है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1964। ठीक है, 1964 इसका राइट आंसर है। क्लियर। आगे जुलाई ना भी याद रखो चलेगा, 1964 याद रखना है। गरीबी हटाओ आंदोलन कब आया था, पांचवा 5 ईयर प्लान गरीबी हटाओ आंदोलन आया था। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था भाई, इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, क्या ये इमरजेंसी से पहले लाया गया था कि इमरजेंसी के बाद लाया गया था, इमरजेंसी से पहले लाया गया था कि इमरजेंसी के बाद लाया गया था, इमरजेंसी से पहले लाया गया था। पूर्ण बहुमत से जीतने के बाद ही तो इमरजेंसी उन्होंने लगाया। ठीक है, तो ये बात याद रखना है थोड़ा सा। आगे अगर देखो, बारहवां क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन हमारे पास है, विच बैंक इज लिमिटेड टू द एग्रीकल्चरल रूरल फाइनेंस। क्या बोलेगा, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है, कौन है भाई, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड हो गया। एसबीआई तो सरकारी बैंक है भाई। आरबीआई, आरबीआई के बारे में बता दिया, और नाबार्ड। आईएफसी क्या होता है? यहाँ आईसीआईसी लिखना चाहिए था ताकि कंफ्यूजन बच्चों को ज्यादा है कि नहीं। आगे देखो, द इंडियन इकोनॉमी इज एन, बताओ इंडियन इकोनॉमी क्या है, ये तो आपको पता ही हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन इसको हम लोग प्लान्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। हाँ बताइए भाई, क्या हम लोग इसको योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, योजनाबद्ध से दोनों कौन, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, दोनों प्लानिंग से चलता है। और कैपिटलिस्ट में एक तरीके से क्या होता है भाई, पूंजी, मतलब पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के एग्जांपल कौन है, यूएसए, जहां पर सरकार का कंट्रोल कम होता है और प्राइवेट का जो निजी क्षेत्र है उसका दबदबा ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, कम्युनिस्ट को, मतलब साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था होता है उसको हम लोग सोशलिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, सोशलिस्ट भी बोलते हैं, समाजवाद भी बोलते हैं। क्लियर। आगे आ जाए, 14 नंबर का आंसर बताए। 14 नंबर में क्या है, 14 नंबर में है डॉक्टर डीपी रामाराव। ठीक है, कमिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से में है भाई, डीपी राव कमिटी ने किस आधार पर, या उस कमिटी जो बनाया गया था वो किसके लिए बनाया गया था, बताइए भाई। डीपी या डॉक्टर पी रामाराव किसके द्वारा, किसके लिए बनाया गया था, डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए।
कि रक्षा की व्यवस्था को कैसे हम लोग और मजबूत कर सकें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर किस तरीके से ध्यान दें ताकि चीजें शानदार तरीके से चले। द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है भाई? आरबीआई। कहीं भी अगर लोन नहीं मिल रहा है तो कहां चले जाओ? आरबीआई के पास। यहाँ कंज्यूमर नहीं जाएगा, उपभोक्ता नहीं जाएगा, कौन जाएगा? बैंक वगैरह जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात याद रखना है हमें, जो कि आंसर होगा इसका बी इज द राइट आंसर। आगे आ जाए अगर 16 का 16 का क्या बोला गया? 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान क्या बोला गया? क्वेश्चन कहाँ है? द पीरियड ऑफ 5 ईयर प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? 12 से 17 तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या इसमें डेट डालेंगे भाई? कोई भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वही फाइनेंशियल ईयर वित्त जो क्या है भाई? वित्तीय जो साल होता है, मतलब 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च होता है ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्त वर्ष होता है 31 मार्च। तो जनरली योजनाओं में लगभग डेट आपको यही देखने को मिलेगा, जो खास करके यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, इन विच ईयर वॉज द इंपेरियल जो बैंक है वो फॉर्म? इंपेरियल बैंक कब स्थापना किया गया था? 1920। बाद में एसबीआई कब किया गया था? 1955 में। इंपेरियल बैंक को कन्वर्ट किया गया था एसबीआई में 1955 में, नहीं तो उसको जो फॉर्म किया गया था इंपेरियल बैंक को वो 1921 में किया गया था। आगे देखिए, आगे आंसर बताइए कौन सा है? क्वेश्चन है कौन सा? 18वां। हाँ, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष थी? है 5वीं की 4 वर्ष थी। ठीक है, 5वीं इज द राइट आंसर। ठीक है, क्यों हुआ था भाई? है उन्होंने इलेक्शन पहले करवा दिया था, 4-5 साल पूरा नहीं होने दिया था, उसके पहले इलेक्शन हो गया था, जिसके वजह से वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया और दूसरी सरकार आ गई थी फिर। ठीक है, तो ये भी बात याद रखना है। इन विच ईयर मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जो है वो एक तरीके से कब लॉन्च हुआ था? बताइए भाई। आपको याद होगा जो एमएसपी है या न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो एक तरीके से फसल लगाने से पहले तय किया जाता है या बाद में? पहले। सरकार के द्वारा पहले ही प्राइस दे दिया जाता है कि आने वाले समय में हम आपको कितना प्राइस देने वाले हैं। तो ये 2 फेजेस में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था भाई हमारा, एक तो 1960s में और एक 1970s में। ठीक है, वैसे 1965 बोलते हैं और 1975 बोलते हैं, लेकिन 1960 और 1970 के दशक में आपको देखने को मिलेगा 2 फेज में या 2 चरण में जो हरित क्रांति को लाया गया था। और हरित क्रांति जो है वो एक तरीके से उसी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी इंट्रोड्यूस किया गया था 1974 में। ठीक है, आते हैं 20वां नंबर पर। 20वां नंबर देखिए, 20वां नंबर क्या है? 20वां नंबर है इन इंडिया द इंटरेस्ट रेट ऑन द सेविंग अकाउंट इन ऑल नेशनलाइज्ड कॉमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों में बचत खाते पर जो ब्याज पर निर्धारित की जाती है भाई, बताइए भाई कौन करेगा? कौन करेगा? आरबीआई करेगा। बिल्कुल सही बात है, आरबीआई करेगा। क्यों करेगा भाई आरबीआई? बैंकों का बैंक और बैंकों को रेगुलेशन करने का काम किसका है? आरबीआई का काम है। ठीक है, आगे आ जाओ। 21वां में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन भारत में निजी उद्योग को, प्राइवेट को, ठीक है, दीर्घकालिक ऋण जो है वो देती है? निजी। ठीक है, मतलब क्या? प्राइवेट इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म लोन, मतलब क्या हो गया? दीर्घकालिक जो ऋण है वो दिया जाता है, और मतलब यहाँ पे किसको? निजी उद्योग को। तो कौन करता है भाई? लैंड डेवलपमेंट बैंक। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी नहीं, एलआईसी भी नहीं, एफसीआई भी नहीं। तो ऐसे भी अगर तीनों ऑप्शन को नेग्लेक्ट करो तो हमारे पास एक ही बनता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक। और लैंड डेवलपमेंट बैंक जो भूमि विकास बैंक होता है वो जनरली भूमि के ऊपर, जैसे मान लो कि कोई इंडस्ट्री को चाहिए भाई, ठीक है, लोन चाहिए, तो उसने क्या करा, जो एक भूमि को गिरवी रख दिया, उसके ऊपर जो है वो लोन ले लिया जिसकी वैल्यू बहुत हाई है, तो वो लंबे समय तक उसको लोन जनरली भूमि के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो कोलेटरल रखना पड़ेगा, ऐसे तो आपको दीर्घकालिक जो लोन होगा वो कौन देगा? शॉर्ट टर्म के लिए दिया भी जा सकता है आपको बिना कोलेटरल का। कोलेटरल मतलब आपको कुछ जमा रखना पड़ता है ना बैंकों में, तभी गिरवी रखना पड़ता है, तभी तो आपको
कोई चीज मिलेगा, जैसे बैंक में आपने गोल्ड गिरवी रखी तो आपको क्या मिला, उसके ऊपर ऋण मिला, जिसको गोल्ड लोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी बात हमें याद रखना है। 22वां नंबर पर आइए, एग्रीकल्चर। हाँ, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 22वां क्वेश्चन हमारे पास ये बोल रहा है, कृषि को स्थानीय समुदाय में आय, आजीविका और अवसरों के साधन के रूप में काम करना चाहिए, या यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? बताइए भाई, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? ग्रीन रेवोल्यूशन के संस्थापक, मतलब हमारे देश के कौन थे भाई संस्थापक? स्वामीनाथन। तो उन्होंने ही, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने यह वर्ड दिया था। क्या दिया था? एग्रीकल्चर शुड सर्व। देखो ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड यही इंसान है एक, आप याद रखो। एलपीजी रिफॉर्म से रिलेटेड कौन है? उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण से मनमोहन सिंह। माधव नायर एक अलग तरीके के इंसान थे, जिन्होंने बहुत अलग अलग फील्ड में हमारे देश को सपोर्ट किया, खास कर अगर देखा जाए आपको सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में। एपीजे अब्दुल कलाम का भी हमने बात करा पूरा, ठीक है, पूरा से रिलेटेड। तो यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन आपका राइट आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं। 23वां नंबर देखिए, 23वां क्या बोला गया? 23वां हमारे पास ये बोला गया कि वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों पर अपनी जरूरत पूरा करे। भविष्य, उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। जैसे आज का अगर आप ध्यान रखते हुए, मतलब फ्यूचर का ध्यान रखते हुए, अगर आज आप अपने संसाधनों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेंगे तो एक तरीके से वो संसाधन बर्बाद हो जाएगा भाई, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो संसाधन बचेगा नहीं, और जो कि कभी भी कोई भी अर्थव्यवस्था के लिए वो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी, सतत विकास लक्ष्य को हम लोग रखते हैं भाई। कितने सतत विकास लक्ष्य हैं? 17। ठीक है। सेबी वाज एस्टैब्लिश, सेबी कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1988। ठीक है, आगे आ जाओ। 25वां, 25वां में क्या बोला गया? 25वां में हमारे पास ये बोला गया कि भारत में वर्तमान सरकारी व्यय की सबसे बड़ी एकल मद क्या है? अगर आपने थोड़ा सा बजट पढ़ा होगा तो बजट में सबसे ज्यादा जो, या फिर इकोनॉमिक सर्वे में भी, कि सरकारी व्यय मतलब क्या? सरकार जो खर्च कर रही है, 1 रुपया, हम वहां पर एक टेबल दिया होगा भाई आपको, 1 रुपया में सरकार कहां से पैसा खर्च कर रही है, कहां सरकार पर पैसा आएगा, उसके बारे में निर्धारण करती है ना। तो यहां पर अगर देखने को मिलेगा, भारत में वर्तमान सरकारी व्यय की सबसे एकल मद कहां है भाई? ब्याज भुगतान में। कहां सबसे ज्यादा पैसा सरकार ब्याज को भुगतान करने में लगाती है? ठीक है, तो ये याद रखना, ऋण का जो ब्याज भुगतान है उस पर ज्यादा पैसा जाता है। आगे अगर देखो क्या बोला गया, विच स्पाइस, मतलब भारत की निर्यात वस्तु के रूप में कौन सा मसाला मूल्य में शीर्ष स्थान पर है? कौन सा है भाई? कौन सा मसाला? काली मिर्च कौन? मिर्च मसाला। स्पाइसेस में हम लोग मिर्च के जो मसाले होते हैं वो हम लोग ज्यादा एक तरीके से क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, एक्सपोर्ट करते हैं। कौन सा? ब्लैक पेपर करते हैं, लेकिन उससे उतने मात्रा में नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन चाइना सबसे ज्यादा करता है। क्लियर? क्या हुआ, कंफ्यूजन? मिर्ची हमारे यहाँ बहुत होता है। ठीक है, आगे आ जाइए। इन विच ईयर द 14 मेजर बैंक्स, एक तो इधर से पढ़ो तो टेढ़ा हो जाओ, है कि नहीं? विच क्या बोला? भारत में 14वें या 14 जो प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? और 6 बैंक का, और 1980। सिंपल सी बात है। 1969 में 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1980 में और 6 बैंक का, एक बैंक उसके बाद विड्रॉ कर लिया गया। कौन सा बैंक था? मतलब 6 बैंक का हुआ था ना, उसके बाद वो पंजाब नेशनल बैंक। हाँ, फिर बाद में उसको अलग से जो है बढ़ाया गया सरकार के थ्रू। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। 1 रुपी नोट आर इशूड बाई, 1 रुपी नोट किसके द्वारा इशू किया जाता है? बताइए। 1 रुपया का नोट भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा 1 रुपया का नोट, 1 रुपीज नोट जो है वो एक तरीके से इशू किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, भारत सरकार। लेकिन जितना भी कॉइन्स है, कॉइन भी कौन करता है? कॉइन, सिक्के और 1 रुपया का नोट कौन करता है? भारत सरकार। बाकी सारे कौन करते हैं भाई? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई करते हैं। याद रखना, कॉइन्स जितने भी सिक्के होते हैं उसकी छपाई,
ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक मिंटिंग प्रेस, एक प्रिंटिंग प्रेस। मिंटिंग प्रेस किसको बोलते हैं? मिंटिंग प्रेस। मिंटिंग प्रेस एक प्रिंटिंग प्रेस होता है। प्रिंटिंग प्रेस तो आपको पता है, जहाँ छपाई होती है किसी पेपर के, पेपर से छपाई होता है उसको हम प्रिंटिंग प्रेस। मिंटिंग प्रेस जब मिंट हो रहा हो जहां पर, हाँ ये क्या बोलते, धातु का, धातु से रिलेटेड, तो वो मिंटिंग। तो सिक्कों का जहां छपाई होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिंटिंग प्रेस। तो ये याद रखना है थोड़ा सा। आगे अगर देखा जाए क्या बोला गया, हाँ, इंडिया अडॉप्टेड द डेसिमल मॉनेटरी सिस्टम। अगर देखा जाए कहाँ है क्वेश्चन नंबर हमारा 29, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली को कब अपनाया गया? दशमलव का मतलब है, दशमलव का मतलब सीआरआर, एसएलआर 0.1% सीआरआर बढ़ा रहे हैं, 0.2% सीआरआर बढ़ा रहे हैं, 0.25 बेसिस पॉइंट बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं? नहीं बोलते, सरकार ने 0.25 बेसिस पॉइंट से सीआरआर बढ़ाया या घटाया। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, वैसा पैसा जो बैंकों को आरबीआई के पास नगद के फॉर्म में रखना होता है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे भाई, कब? 1957 में। ठीक है, तो याद रखना है ये डेसिमल प्रणाली को अपनाया गया था। मारुति कार आर प्राइमरली बेस्ड ऑन क्या भाई? मारुति कारें मुख्य रूप से निम्न में से आधारित है। कहाँ की कंपनी है? जापान की। मारुति जो है वो एक तरीके से जापान की कंपनी है, तो ये भी याद रखना है थोड़ा सा। विच मेजर्स हैज नॉट बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? बताइए भाई, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया गया है? ठीक है, बताइए। घाटे की वित्त पोषण, रिडक्शन इन द डेफिसिट फाइनेंस, नहीं ये वाला तो है। ठीक है, टैक्सेशन मेजर्स, देखो यहाँ क्या नहीं किया गया बोल रहा है ना, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया गया? कौन सा? खपत की वृद्धि, इंक्रीज इन कंजम्पशन। भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए खपत में वृद्धि करेंगे? चांस ही नहीं। अगर आप खपत में वृद्धि करेंगे तो लोग और खर्चा करेंगे। और मुद्रा, अगर बोला जाए मुद्रास्फीति आम भाषा में जिसको हम लोग महंगाई बोलते हैं, महंगाई आखिरकार बोलते कब है? जब इकोनॉमी में तरलता बढ़ता है या घटता है? बढ़ जाता, तो हम लोग मुद्रास्फीति बोलते हैं। तरलता बढ़ने का मतलब ज्यादा पैसा इकोनॉमी में आ गया, अर्थव्यवस्था में ज्यादा। अगर तरलता अगर कम हो जाए तो इकोनॉमी किस चीज, क्या चीज हो जाती है भाई? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब अपस्फीति, समझ रहे हो? तो डिफ्लेशन हो जाए। तरलता बहुत इंपॉर्टेंट, तरलता का मतलब लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी बोलते हैं इसको। आते हैं 32वां क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन में क्या बोला गया? भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त मौसम, सुस्त मौसम कब होता है? सुस्त मौसम कब देखने को मिलेगा? जनवरी से जून तक, जब एक तरीके से खेती बाड़ी उस तरीके का नहीं होता है। सबसे एक्टिव सीजन कब होता है? बरसात का सीजन, जब बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा होता है। ठीक है, खासकर खेती बाड़ी में, क्योंकि आज भी बहुत सारे जो इकोनॉमी में डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर को लेकर ज्यादा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव, मतलब इनमें से कौन सा केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण का गुणात्मक नियंत्रण नहीं है? एक होता है, देखो दो तरीके से सरकार मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करती है। पहला कौन सा हो गया भाई? क्वालिटेटिव, और दूसरा हो गया क्वांटिटेटिव। एक तो मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। तो इसमें मात्रात्मक में अगर देखने को मिलेगा, जहां मात्रात्मक देखने को मिलेगा, मात्रा से रिलेटेड कौन कौन है? सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, और रेपो रेट। ये सब सारे क्या है? क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। मात्रात्मक जो कंट्रोल होता है या नियंत्रण होता है वो सरकार करके चलती है। तो निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? नॉट अ क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या है भाई? रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, वेरिएशन ऑफ मार्जिन। बताइए भाई कौन होगा? क्या मारे हो आप लोग? वेरिएशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये वाला। मार्जिन आवश्यकताओं में भिन्नता कभी भी नहीं कर सकती सरकार। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है क्या भाई? मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? मार्जिन आवश्यकताएं का मतलब क्या है? मैंने बैंकिंग वाले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया था। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब जैसे मान लो 10 लाख का घर है, तो जब ये बैंक में गिरवी रखने जाएगा 10 लाख रुपए का घर, तो उसको 10 लाख रुपए का लोन नहीं मिलेगा।
उसको मिलेगा कितना, मान लो कि सरकार ने या फिर सरकार ने नहीं, आरबीआई ने रखा है 30% का मार्जिन, तो बैंकों को 7 लाख रुपया ही लोन देगा वो बैंक, और 3 लाख रुपया उसको एज अ कोलेट्रल रखेगा, जमीन का पेपर भी रखेगा, लेकिन उस पूरे दाम को भी एक तरीके से नहीं देगा लोन के रूप में, जैसे गोल्ड लोन में भी होता है 20% 30%। अगर आपका 10 लाख का लोन है, मतलब 10 लाख का गोल्ड है, आप गए बैंक, तो बैंक बोले कि भाई हमें मार्जिन रिक्वायरमेंट रखनी पड़ती है क्योंकि आरबीआई ने बोल रखा है, नहीं तो हमारे ऊपर आरबीआई पेनल्टी लगा देगी। तो उसको मार्जिन आवश्यकता होता है कि हर एक जो भी चीजें जिसके ऊपर वो लोन दे रहा है या ऋण प्रोवाइड करा रहा है, उसमें वो कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो अपने पास रखे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो अलग अलग नहीं हो सकता है, ठीक है, वेरिएशन नहीं हो सकता है, भिन्नता नहीं हो सकता है, रेगुलेट कर सकता है, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है, और रेगुलेट कर सकता है किसको, कंज्यूमर क्रेडिट को। 34वां नंबर देखिए, 34वां क्या है भाई, 34वां देखने को मिलेगा 34 में, द मार्केट इन विच मनी कैन बी बोरोड इज कॉल्ड, वह बाजार जिसमें धन का जो ऋण प्राप्त किया जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, मुद्रा बाजार। सिंपल सी बात, धन कहां पर, तो मुद्रा बाजार होगा, तो उसको मनी मार्केट बोलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ कैपिटल मार्केट भी रहता तब भी हम लोग सही करते हैं, क्योंकि पूंजीगत बाजार जो होता है वो दो तरीके का होता है, मनी मार्केट और एक दूसरा क्या होता है, कैपिटल मार्केट, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट, सॉरी, वित्तीय जो बाजार होता है, देख ऐसे लिख लेना, ठीक है, किनारे में लिख लेना, फाइनेंशियल जो मार्केट होता है, वित्तीय जो बाजार होता है वो दो तरीके का, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जनरली जो होता है लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म जो होता है वो लोन दिया जाता है, और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म जो है वो, शॉर्ट मतलब क्या, अल्प अवधि, और लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घ अवधि, ठीक है। कंपनी, ऐसा सोचो, अगर आप क्वेश्चन आ गया कि अगर कोई कंपनी सबसे पहली बार अपनी शेयर को बेचने के लिए शेयर मार्केट में उतर रही है, तो कौन सा मार्केट के अंदर होगा, शॉर्ट टर्म मतलब मनी मार्केट। लेकिन अब बार बार शेयर इशू कर रही है, तो वो कौन सा हो जाएगा, लॉन्ग टर्म, जिसको हम लोग कैपिटल मार्केट बोलते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, हाँ 35 में बोला गया, 35 में क्या, यदि सीमांत रिटर्न, मार्जिनल रिटर्न इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, क्या बोला गया, मार्जिनल रिटर्न इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, यदि सीमांत रिटर्न घटती दर पर बढ़ती है तो कुल रिटर्न क्या होगा, कुल रिटर्न क्या होगा, बताओ क्या बोला गया, मार्जिनल, मार्जिन का मतलब सीमांत रिटर्न घटती दर पर बढ़ता है, ठीक है, तो कुल रिटर्न क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, याद रखना। इसी देखो 3-4 चीजें होती हैं, वैसे ये सवाल मुश्किल से आएगा तुम्हारे में, लेकिन याद रखना एक टीपी और एमपी के बीच में रिलेशन होता है, किसमें, टीपी, टीपी का मतलब कुल उत्पादन, और एमपी का मतलब सीमांत उत्पादन। जब टीपी बढ़ता है तो एमपी भी शुरुआत में बढ़ता है, ठीक है, जैसे किसी भी कंपनी का कुल उत्पादन जब बढ़ रहा होता है तो उसका सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा होता है। अब सीमांत उत्पादन क्या है भाई, तो सीमांत उत्पादन कब बोलते हैं, जैसे मान लो कि एक लेबर ने 50 सामान बनाया, दो लेबर आ गया, एक लेबर बढ़ा दिया तो उसका उत्पादन कितना बढ़ गया, तो मतलब 2 लेबर जब काम कर रहा है तो कुल उत्पादन कितना है, 70 है, हाँ कि ना। तो एक अतिरिक्त लेबर आने की वजह से, मतलब श्रम आने की वजह से, ठीक है, या परिवर्तनशील कारक आने की वजह से जितना भी कुल उत्पादन बढ़ा है उसको हम लोग सीमांत उत्पादन बोलते हैं। मैंने क्या बोला, एक अतिरिक्त लेबर आने से जितना कुल उत्पादन बढ़ा हो या घटा हो, तो एक ज्यादा आने की वजह से कितना बढ़ा, 20 बढ़ा, तो सीमांत उत्पादन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर शुरुआत में तो 50 का 50 ही रहेगा, लेकिन दूसरे में अब तीसरा, मान लो कि तीसरा लेबर आ गया, तीसरा लेबर आ गया तो क्या हो गया, ये मान लो कि 90 बनाने लगा, तो इसका सीमांत उत्पादन क्या हो जाएगा भाई, घटा दो, कितना हो गया, 20। 2 था 70, जब तीसरा आया तो एक अतिरिक्त आने के बाद जितना कुल उत्पादन में परिवर्तन हुआ है, तो कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ है, 20 का, तो 20 हो गया सीमांत उत्पादन, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। आगे अगर देखो 36वां, 36 में अगर देखा जाए, 36 में क्या है, आरआरबी आर ओन्ड बाई
आरआरबी किनके द्वारा ओन किया जाता है भाई? आरआरबी रिजर्व मतलब रीजनल रूरल बैंक, किसके द्वारा? केंद्र सरकार का भी भागीदारी रहता है उसमें, राज्य सरकार भी रहती है, और प्रायोजित बैंक, प्रायोजित बैंक मतलब स्पॉन्सर्ड बैंक, और सारे मतलब क्या होगा? ऑप्शन सारे, ठीक है, सारे एक तरीके से इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। 37 में आइए, 37 में क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर नॉट यूज डिटरमाइनिंग द कंट्रीज नेशनल इनकम? ये तो बता दोगे यार, हैं? अभी हमने बताया 3 विधि तो है, कौन सा है? हाँ, इन्वेस्टमेंट मेथड नहीं होगा। हाँ, इसका मतलब ये प्रोडक्ट ही रखो यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन में प्रोडक्ट ही रखो। डी में ये क्या हो जाएगा आंसर? आउटपुट, दोनों इनपुट आउटपुट एक साथ ही आता है यहाँ, इनपुट आउट, हाँ हाँ, ये कितना इनपुट, ऐसे अगर इसको ऐसे भी कर लो, चलो मान लेते हैं इनपुट, इनपुट मतलब क्या, हम जो सामान लगा रहे हैं, मतलब मान लो कि हमने 5 रुपये सामान लगाया, मतलब 10 रुपए का सामान था, ठीक है, हमने 5 रुपए लगाया, हम सिर्फ 5 ही रुपए को ऐड कर रहे हैं, वो भी गलत है, वो भी गलत है। और सिर्फ हम आउटपुट को ऐड कर रहे हैं, वो भी गलत है, देख रहे हो? तो इसका मतलब क्या, ये दोनों इंक्लूड नहीं, यहाँ पर इंक्लूड नॉट बीन यूज टू डिटरमाइन, इसका मतलब क्या, ये दोनों डिटरमाइन हो सकता है, क्योंकि ये दोनों किसका पार्ट है? प्रोडक्ट का। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। आ जाओ 38 में, 38 में क्या बोला गया? 38 में बोला गया है हमारे पास, द ओवर यूज रिसोर्स कॉल्ड अ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। बिल्कुल सही बात है, किसके द्वारा? गैरेट हार्डिन के द्वारा बोला गया, ठीक है, गैरेट हार्डिन के द्वारा ये बात बोला गया क्या, कि जब आप संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करते हो तो उसको हम लोग क्या बोले? कॉमन्स की त्रासदी। कॉमन्स की त्रासदी मतलब सामान्य रूप से वो एक त्रासदी का जो है वो रूप ले लेता है, जब आप चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है। तो गैरेट हार्डिन ने ये बात बोली थी। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है भाई? एडम स्मिथ। आगे आ जाते हैं फिर 40वां, भारत में इंडिया हैज कौन सा? हाँ, मिक्स्ड इकोनॉमी, इसका तो एडम स्मिथ हो जाएगा, इसका मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर। 41 का मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? कोई जहां पर जो निजी और सार्वजनिक दोनों साथ में, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र सह अस्तित्व में रहते हो, ठीक है, याद रखना। अमीर गरीब के साथ रहता है, ये सब कहाँ है? अच्छा, अमीर गरीब साथ में रह रहा है। 42 में आइए, 42 में क्या है? देश के समूहों के साथ व्यापार समझौता की औपचारिक प्रणाली को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? औपचारिक। औपचारिक क्या? ट्रेड पार्टनर नहीं, ट्रेड वेंचर कंपनियों के बीच में होता है, कंट्री के बीच में एग्रीमेंट को हम लोग ब्लॉक। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बोलेंगे, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के बीच, कोई संस्थान के साथ हो रहा है, कोई संगठन के साथ हो रहा है, तब हम लोग बोलेंगे। कंट्रीज के बीच में मतलब क्या होगा? ट्रेडिंग ब्लॉक, ठीक है, ट्रेडिंग ब्लॉक इसका राइट आंसर होगा। आगे आ जाओ 43 में, 43 में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में कौन सा तरीका नहीं है, ठीक है, कौन सा तरीका नहीं? मैट्रिक्स मेथड, बाकी इनकम ये तीनों है, मैट्रिक्स मेथड नहीं है, ये तीनों है। क्लियर। आरबीआई फॉर्मुलेट, आरबीआई क्या करती है भाई? मौद्रिक नीति। और राजकोषीय नीति कौन करती है? भारत सरकार, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राजकोषीय नीति, ठीक है। अ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड शॉर्ट, या शॉर्ट टर्म यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे हम लोग, अल्प। हाँ, अल्प अवधि के लिए जो सरकारी प्रतिभूति, सिक्योरिटी की जगह पर प्रतिभूति होगा, ठीक है, प्रतिभूति को कहा जाता है, क्या किया जाता है? ट्रेजरी बिल। ये 100 क्वेश्चन है इसमें, क्या क्या बोले? शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल। शेयर मार्केट कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कोई कंपनी का शेयर मार्केट में उतरती है तो क्या वो एक महीने में शेयर उतारी फिर एक महीने में छोड़ के चली जाएगी? ऐसा तो नहीं करेगी। टी बिल, ट्रेजरी बिल को कभी कभी आपका नाम आ जाएगा, क्या बोलेंगे उसको? टी बिल भी बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली कंपनी इशू करके जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के खिलाफ जो है वो एक तरीके से लोन लेती है। अब डिवेंचर क्या होता है, कोई बताएगा? डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है, डिवेंचर एक कागज है एक तरीके से, जिसको इशू करती है कंपनी। कौन? कंपनी।
जिसे ऋण चाहिए, मान लो रिलायंस ने एक डिवेंचर इशू करा, ठीक है, रिलायंस ने क्या करा, यहां समझो एक मिनट, रिलायंस ने एक डिवेंचर इशू करा, उसमें लिखा, शपथनामा लिखा कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, मेरे पास यही है, मेरे मार्केट कैपिटलाइजेशन ये है, ठीक है, और मेरे को लोन चाहिए। तो ये कहाँ, बैंक में जाएगा, फिर ये डिवेंचर लेके, और वो डिवेंचर बैंक वाला रख लेगा और उसके बिहाफ में पैसा जो होगा वो दे देगा, ठीक है। तो डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है, शपथनामा है, जहां जो कंपनीज है, जो प्रतिष्ठित कंपनी है, जो प्रतिष्ठित मतलब जो लार्ज कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, बहुराष्ट्रीय जो कंपनी होते हैं ना, जहां बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं, उनको एक तरीके से दिया जाता है जनरली लोन। आगे आ जाते हैं 46वां, WTO प्रमोट्स, ये तो बता ही दो, बहुपक्षीय व्यापार, ठीक है, मल्टीलैटरल जो ट्रेड होता है, ठीक है, WTO जो है वो बहुपक्षीय व्यापार एक तरीके से हमारे सारे कंट्रीज को एक साथ लाने का काम करता है। 47 में, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, बताइए भाई, परफेक्ट, देखिए यहाँ परफेक्ट कंपटीशन क्यों, पूर्ण प्रतिस्पर्धा होगा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, कौन सी बाजार होती है भाई, उसमें क्या होता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार होता है वहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर, मतलब क्रेता और विक्रेता दोनों बहुत लार्ज नंबर में होते हैं, और वहां पर परफेक्ट कंपटीशन, जैसे कि बिस्किट वाली कंपनी है, तो वो कभी भी अपने हिसाब से प्राइस को तय नहीं करेंगे, बाजार के हिसाब से तय करेंगे, बाजार के पर। मोनोपोली जो होता है, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, जो यहाँ पर कहाँ है, इधर कह दिया हुआ है मोनोपोली, नहीं, मोनोपोली, अगर मोनोपोली रहेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्राइस मेकर रहता है, लेकिन ये क्या है, प्राइस टेकर है। प्राइस टेकर मतलब कीमत को बाजार के हिसाब से तय करने की कोशिश करता है, बजाय कि वो खुद अपनी प्राइस को तय करेगा। देखो शुरुआत में कोई भी चीज है, जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझना मजा आएगा, क्या है, मैंने बोला कि 4 ठेला वाला है भाई, चारों टमाटर बेच रहा है, टमाटर 1, टमाटर 2, टमाटर 3, लगभग तीनों का टमाटर एक बराबर है, मतलब 19-20 का फर्क है। तो सबसे पहले एक ये बंदा जो है, एक टमाटर 1 वाला, वो 10 रुपए में बेच रहा है, मैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एग्जांपल बता रहा हूँ, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार कैसे काम करती है। यहाँ पर 20 रुपए टमाटर बेच रहा है और ये 15 रुपए टमाटर बेच रहा है, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब एज ए कंज्यूमर, आप एक उपभोक्ता पहले कहां जाओगे, जहां कीमत कम होगी, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि भाई आपको एक कंज्यूमर पर मांग का नियम लगता है। अब मांग का नियम क्या बोलता है, जब कीमत कम होता है तो मांग एक तरीके से बढ़ता है, ठीक है, और जब प्राइस बढ़ता है तो एक तरीके से मांग घटती है, यही मांग का नियम है कि नहीं। तो सबसे पहले यहां पर गए भाई, और यहाँ टमाटर बिक गया पूरा, ठीक है। अब ये तो टमाटर, ये तो रखने के लिए तो लाया नहीं ना टमाटर, ये तो बेचने के लिए लाया। तो देखेगा बाजार में तो सब लोग 10 रुपया पर रेडी हो गए खरीदने के लिए, भाई 15 रुपये तो खरीद ही नहीं रहा है, तो ये भी अपनी कीमत को इस पॉइंट पर लाएगा, तभी इसका प्रोडक्ट बिकेगा। अब मान लो आज 10 रुपया का जो सारे चिप्स लगभग आपको 10 रुपया का देखने को मिलेंगे, 10-20 वो अलग अलग टेंजेंट में है, लेकिन वो अलग बात है। अब 10 रुपए का चिप्स कल अगर लेस कंपनी या कोई दूसरा कंपनी है आ गया, अब वो अपने आप को 20 रुपया का लेस दे रहा है, वही 10 रुपया का लेस, तो इसका मतलब क्या होगा, बिकेगा उसका ना, समझ। जैसे मान लो 50 ग्राम का लेस अभी मान लो 10 रुपए में मिल रहा है, अब वही 50 ग्राम का लेस सेम ही क्वांटिटी, सब चीज सेम है, लेकिन 20 रुपए में बेचने की कोशिश कर रहा है, बिकेगा। जब तक उसकी ब्रांड वैल्यू नहीं होगी उस तरीके से, तब तक नहीं बिकेगा। अब बोलोगे सर कि यार मर्सिडीज वगैरह कैसे बिकता है, वो अलग एंगल है जिसको हम लोग मांग के आधार पर पढ़ते हैं एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन में ये भी होता है कि जब हीरे का दाम बढ़ता है तो ज्यादा उसकी बिक्री बढ़ जाती है, क्यों, उससे प्रेस्टीज वैल्यू आती है, प्रतिष्ठा। और बड़े जो लोग होते हैं, जब हीरे का दाम बढ़ता है ना, तभी वो लोग ज्यादा खरीदते हैं। जैसे अभी अगर देखो रिच फैमिली में सोने का दाम बढ़ रहा है, तो वो लोग ज्यादा परचेस कर रहे हैं इन कंपेयर टू मिडिल एंड लोअर क्लास, ताकि उनका एक मार्केट में, ताकि वो महिलाएं जो है वो पार्टी में जाएं तो उनको सब बोले कि यार महंगा, इतना सोना महंगा, तब भी ये औरत है वो पहन के घूम रही है, समझ रहे हो। तो वो प्रतिष्ठा वाला होता है, जिसको हम लोग वेबलन इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब सारे अलग चीजें हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चंस भी आएंगे उसके। आज भाई 48 में क्या बोला गया, 48 में बोला गया रोजगार की ऐसी स्थिति जहां लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य होती है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है,
उसे क्या किया कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोल लो या छिपी हुई बेरोजगारी बोल लो, दोनों एक ही बराबर है। जैसे मान लो कि एक खेत है भाई, एक खेत में 4 लेबर काम कर रहा है, 4 लेबर काम कर रहा है, तो उत्पादन कितना हो रहा है? 50 केजी गेहूं का। अब मान लो चूंकि बेरोजगारी अधिक हो गई, वो कौन सी बेरोजगारी? डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। कब होती है? जब जब मान लो कि यहाँ पर 10 लेबर आ गया काम करने के लिए, और 10 लेबर भी 50 किलो गेहूं ही उत्पादन कर रहा है, इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा 6 लेबर आ गया, अब वो एक तरीके से प्रच्छन्न बेरोजगारी के दायरे में आ गया। मतलब अगर जरूरत से ज्यादा लोग कहीं पर काम कर रहा है, तो वो जो अत्यधिक काम कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा वाले, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंदर आते हैं, या फिर हम लोग उसको बोलेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या बाकी? हाँ, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे मान लो कि 4 रेनी सीजन आया, उसमें काम मिला, बाकी समय आप गांव वाले को देखते हैं बैठे रहते हैं, खेती बाड़ी 5-6 महीना करा, उसके बाद मतलब जब सीजन है खेती बाड़ी का तभी उनको काम मिल रहा है, बाकी समय वो। साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है जब उतार चढ़ाव आता है बिजनेस में, उसके वजह से जब एम्प्लॉयमेंट में एक तरीके जब बेरोजगारी बढ़ती है तो उसको। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो अभी एआई आ गया, अब एआई की वजह से बहुत सारे लोगों का जॉब जा रहा है मान लो, तो वो किसकी वजह से हुआ? संरचनात्मक, संरचना में चेंज आया, स्ट्रक्चर में चेंज आया इकोनॉमी के, जिसके वजह से उनकी, अगर वो उसके हिसाब से अपने आप को प्रशिक्षित शिक्षित कर लें तो उनकी रोजगार बची रहेगी, और जो नहीं कर पाएंगे वो स्ट्रक्चरल बेरोजगारी के। जैसे कंप्यूटर आया था तो बहुत ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई थी, इसी तर्ज पे कि उन्हें कंप्यूटर नहीं आता है, क्योंकि वो कंप्यूटर सीख नहीं पाए। सेम उसी तरीके से एआई के साथ भी होने वाला है, तो एआई से डरने की जरूरत नहीं है, हमें एआई को सीखना है, क्या कि कर वो काम कैसे करता है, उसका काम हम लोग या उसको हम लोग इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपनी चीजों में जो हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें अलग अलग हैं जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो क्या है भाई? 49, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू। बताइए भाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई खरीदती है ना सरकारी प्रतिभूति को, सिक्योरिटी जिसको बोल लो। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक समस्या नहीं है? कौन नहीं है भाई? आर्थिक समस्या कौन नहीं है? फॉरेन एक्सचेंज नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये वाला। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। खाली समय में जो चुना, खाली समय में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा।